दोस्तों, आज है पॉलिटी सीरीज़ का चौथा दिन और आज भी हम 10 MCQ को देखेंगे। तो चलिए आज का हम MCQ सीरीज़ को देखते हैं, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, सो देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी इज़ गारंटेड अंडर विच आर्टिकल्स। तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो किस आर्टिकल के तहत जो है वो बताया जाता है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इन सारे ऑप्शंस के ऊपर जो है वो डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहिएगा ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में ना छूटे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शंस के बारे में। आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, इसके बारे में जो है वो क्या बताया जाता है? तो ऑल कवर्स करता है ये सभी फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, नॉट ओनली इक्वालिटी, केवल इक्वालिटी के बारे में नहीं बल्कि सभी फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कवर करता है। ठीक है, जबकि जैसे कि हम जान सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम, ठीक है, रिलीजन, रेमेडीज़, ये सब जो है वो आर्टिकल 12 से 35 के अंदर आता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। जो ऑप्शन नंबर बी था 14 से 18, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि ये डील करता है क्या? स्पेशली जो है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताता है। क्या बताता है? स्पेशली राइट टू इक्वालिटी के बारे में डील करता है। ठीक है, इंक्लूड इक्वालिटी फॉर लॉ, नॉन डिस्क्रिमिनेशंस, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये सब जो है वो बताया जाता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच। जैसे कि आर्टिकल 17 के अंदर क्या बताया जाता है? अनटचेबिलिटी के बारे में। ठीक है, यानी किसी के साथ जो है वो किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसके लिए अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है वो 14 से 18 के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आर्टिकल 19 से 22 के अंदर क्या होता है? तो राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है। क्या बताता है? राइट टू फ्रीडम के बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट 21 से 24 के अंदर क्या दिखाता है? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या दिखाता है? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में जो है वो बताता है। ओके, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ द राज्यसभा कॉल्ड ए परमानेंट हाउस। तो राज्यसभा जो है वो क्यों कहलाता है परमानेंट हाउस? ये ठीक है क्वेश्चन है, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस क्यों कहलाता है? राज्यसभा परमानेंट हाउस कहलाता है, वेराज जबकि लोकसभा जो है वो क्या कहलाता है? लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं होता है वो, क्योंकि वो जो है वो कभी भी डिसॉल्व हो सकता है। वेराज राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस कहलाता है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, यानी कि ये अपना टर्म पूरा करके ही डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है क्या? इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। ये क्या डिसॉल्व नहीं होता है? ऐसा है क्या? राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है क्या? हाँ, ये तो ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। मेंबर्स हैव ये 6 ईयर टर्म। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर का जो टर्म होता है वो कितना साल का होता है? 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा के मेंबर का टर्म कितना साल का होता है? 5 साल का। ठीक है, और प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व इट। प्रेसिडेंट जो है वो इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये भी है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा पावर नहीं होता कि जैसे कि राज्यसभा डिसॉल्व होता है वैसे जैसे लोकसभा डिसॉल्व होता है वैसे राज्यसभा डिसॉल्व हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो राज्यसभा जो है वो नेवर डिसॉल्व्स, राज्यसभा जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, अनलाइक जैसे कि लोकसभा होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये चीज़ होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 1/3 मेंबर जो है वो एवरी 2 ईयर्स, कब? एवरी 2 ईयर्स में जो है वो रिटायर होता है। हर एक 2 साल में जो है वो राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। कितना? 2 साल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है कि मेंबर्स जो है वो क्या होता है? 6 साल का होता है, टर्म याद रखना। ठीक है, क्या राज्यसभा के मेंबर जो है वो 6 साल के लिए होते हैं, जबकि
लोकसभा के मेंबर जो है वो 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन कंडीशन बताया जा रहा है कि मतलब जो लोकसभा का डिसॉल्व होने का वो कुछ कंडीशंस क्या है, ठीक है, तो हम देखते हैं उसके बारे में। तो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, यानी लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो सकता है मतलब कि 5 साल पूरा ना भी किया हो फिर भी डिसॉल्व हो सकता है। मतलब अगर गवर्नमेंट जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो लोकसभा जो है वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा। इसका एक कारण है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो लोकसभा जो है वो बिना समय पूरा किए भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। इतना याद रखना कि लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है और राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। टर्म कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग टर्म को जो है ना वो, हाँ, लेकिन टर्म को जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, टर्म को जो है वो डिसॉल्व का एक्सटेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 83, ठीक है। तो आर्टिकल 83 के तहत जो है वो जब अगर नेशनल इमरजेंसी का समय हो तो लोकसभा जो डिसॉल्व होता है ना उसको समय को जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा प्रावधान किया गया है आर्टिकल 83 के अंदर, ठीक है। चलो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बताया जा रहा है कि अर्ली रिजोल्यूशन, यानी कि लोकसभा जो है ना वो 5 साल पूरा बिना किए जो डिसॉल्व हो जाता है उसका मुख्य कारण क्या है, पहले जो है वो डिसॉल्व हो जाता है उसका कारण क्या है। यहाँ पे हमने क्या देखा, कुछ मेन कंडीशंस को देखा, ठीक है। यहाँ पे कारण को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कारण देखते हैं जो कि अगर ये सब पॉइंट्स अगर एग्जाम में लिख दोगे ना तो लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है ना वो पढ़ा है, ठीक है। तो देखते हैं प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट डिसॉल्व लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जो है ना वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौन एडवाइस, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना वो एडवाइस देती है कि लोकसभा को डिसॉल्व करना है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट जो है ना वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकती है, जबकि राज्यसभा को ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट को कोई हक नहीं है कि राज्यसभा को वो डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है। लॉस ऑफ मेजोरिटी बाय द गवर्नमेंट, हाँ, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, और सेकेंड पॉइंट जो है वो अगर गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी को लॉस कर जाती है, गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी को लॉस कर जाती है तब भी जो है वो लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर गवर्नमेंट जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर गवर्नमेंट में पास हो जाता है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है गवर्नमेंट में पास हो जाता है तब भी जो है वो लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर तो ये 3 पॉइंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन विच पार्ट, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस पार्ट में इंक्लूड है, ये बताओ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस पार्ट में इंक्लूड है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना वो इंक्लूड है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 4A के तहत, पार्ट 4A के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो वहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4A के तहत। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स बताया गया, क्या बताया गया, फंडामेंटल राइट्स, याद रखना फंडामेंटल राइट्स कहाँ है, पार्ट 3। पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप, ये सब याद रखना, ठीक है। मुंह में बोल, मतलब तुम आंख बंद करो और ये सब चीज़ याद आना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम ध्यान से करो, ठीक है। चलो हम देखते हैं पार्ट 3 के बारे में, ठीक है। पार्ट 3 में कितना से कितना आर्टिकल डिस्कस किया गया, तो इसमें जो है वो 12 से 35, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो 12 से 35 तक है, ठीक है। और देखते हैं आगे, गारंटीज बेसिक राइट्स टू सिटीजन्स, और ये क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक राइट्स जो सिटीजन्स के लिए होना चाहिए वो राइट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंक्लूड, जैसे कि देख सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी क्या बताता है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में, रिलीजन्स के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में। तो ये सारे चीज़ जो है ना वो कहाँ होते हैं, फंडामेंटल राइट्स के तहत, कहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स के तहत, ठीक है। चलो हम देखते हैं आज का नेक्स्ट
नेक्स्ट ऑप्शंस के जो डिटेल चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 4A, ठीक है, जिसमें चर्चा किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। किसके बारे में? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो इसका कितना आर्टिकल है? 51A के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया। कहाँ पे? 51A के तहत लिस्ट ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स टुवार्ड्स द नेशन। ये क्या बताता है? ड्यूटीज़ जो है वो सिटीजन्स को जो है ना वो नेशंस की तरफ राइट्स को, अपने ड्यूटीज़ को जो है ना वो बताने का काम करता है, ठीक है। सिटीजन्स को नेशंस का ड्यूटीज़ जो है बताने का काम करता है 51A, ठीक है। ओके, अच्छा ठीक है। पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना वो ऐड हुआ था, किसके तहत हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है ना वो संशोधन किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जो है वो इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो ऐड किया गया था, ठीक है। चलो हम देखते हैं आज का नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे बताया जा रहा है कि पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बताया जा रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसके लिए जो आर्टिकल जो है वो कितना से कितना है? डीपीएसपी के बारे में 36 से 51। तो 36 से 51 में डीपीएसपी के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। आप लोग बता सकते हो कि डीपीएसपी जो है वो किस देश से लिया गया है? डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? ओके, हम हिंट भी दे रहे हैं जिसका नाम आई से है। आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में बताया गया। पार्ट 5 में क्या बताया गया है? यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में बताया गया। और इसके लिए आर्टिकल कितना से कितना है? 52 से 151। 52 से 151 पार्ट 5 के अंदर आता है। ओके, चलो हम देखते हैं आज का नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आज का? नेक्स्ट क्वेश्चंस आर्टिकल रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? बताओ। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 352, याद रखना, ठीक है। 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। क्या बताता है? नेशनल इमरजेंसी। ओके, याद रखना ये सब। अच्छा ठीक है, ये सब क्या बताता है हम देखते हैं आगे, ठीक है। आगे पॉइंट्स में हम डिस्कस करते हैं अच्छा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, ये क्या बताता है? ये क्या डील्स करता है? नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। क्या बताता है? नेशनल इमरजेंसी के बारे में। जैसे कि वार, क्या हो गया? वार हो गया। एक्सटर्नल एग्रेशंस, एक्सटर्नल एग्रेशंस अगर होता है तो इसके बारे में जो है वो अगर इमरजेंसी लगता है तो एक्सटर्नल एग्रेशंस के तहत जो है वो इमरजेंसी लग सकता है, ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत। ओके, आर्म रिवेलियन के तहत भी जो है वो आर्टिकल 352 के तहत जो है वो इमरजेंसी लग सकता है, ठीक है, अगर ऐसे सिचुएशन बना तो, ठीक है। चलो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है? 356 आर्टिकल जो है वो क्या बताता है, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वेन ये स्टेट गवर्नमेंट्स, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट्स कैनोट रन प्रॉपरली, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट्स अगर प्रॉपरली रन ना कर रहा हो, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रन ना कर रहा हो, द प्रेसिडेंट टेक्स कंट्रोल ऑफ दैट स्टेट। तो उस स्टेट पे जो है ना प्रेसिडेंट जो है ना कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उस स्टेट पे जो है वो, उस स्टेट पे प्रेसिडेंट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से ना चल रहा हो तो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से ना चले तो वहाँ प्रेसिडेंट्स को इतना अधिकार होता है कि वो प्रेसिडेंट्स रूल्स उस स्टेट पे लागू कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 356 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 356 के तहत। अच्छा, इसके बारे में हम कुछ मुख्य पॉइंट्स देखते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। बेस्ड ऑन द आर्टिकल 356, किसके तहत? 356 आर्टिकल के तहत स्टेट गवर्नमेंट इज रिमूव्ड। स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया जा सकता है? वहाँ पे रिमूव किया जाता है। जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अनकंट्रोल हो जाए तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल रख सकता है और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है। वैसा हाल फिलहाल किया गया था कौन सा स्टेट में, आप लोग बता सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट्स रन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है ना उस स्टेट को रन करेगा,
ठीक है। गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो उस स्टेट को रन करती है, ठीक है। फिर स्टेट असेंबली कैन बी सस्पेंडेड और डिजॉल्व। स्टेट असेंबली जो है ना, जो भी स्टेट असेंबली वहाँ पे जो भी होते हैं ना, वो क्या होता है, अपने आप जो है ना उसको सस्पेंड और डिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा, तो फिर वो सब जो है ना खुद ही खुद डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पार्लियामेंट मेक लॉज फॉर द स्टेट। उस स्टेट के लिए जो है ना पार्लियामेंट जो है ना वो रूल बनाएगी। उस स्टेट के लिए पार्लियामेंट जो है ना वो रूल बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। तो आर्टिकल 360 में क्या बताया गया है, इसके बारे में हम अच्छे समझते हैं, ठीक है। वेन इंडियाज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब इंडिया में कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रहा हो, यानी कि किल्लत हो रहा हो, पैसों की किल्लत हो रहा हो, इस प्रकार का कोई सिचुएशंस आ गया हो, बहुत ही मतलब दयनीय सिचुएशंस आ गया हो, देश में संकट उत्पन्न हो गया हो, मतलब खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो, तो वैसे सिचुएशंस में जो है ना वो बहुत डेंजर सिचुएशंस आ गया हो, तब प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो डिक्लेयर कर सकती है क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट जो है ना वो डिक्लेयर क्या कर सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके। इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, कुछ मुख्य पॉइंट्स, जैसे कि ये किसके तहत किया जा सकता है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 के तहत, किसके तहत, 360 के तहत, डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो गेट्स कंट्रोल ओवर द स्टेट फाइनेंसेस। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उस स्टेट के फाइनेंस के ऊपर जो है ना वो कंट्रोल कर लेती है। किस, सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट के फाइनेंस के ऊपर, मतलब जो वित्तीय पैसा जो भी बजट होता है ना उसके ऊपर जो है ना वो कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग जजेस कैन बी रिड्यूस्ड, यानी कि जो भी गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उसका सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है फॉर द सिचुएशंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके। तो वैसे सिचुएशंस में जो है ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सैलरी जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। चलो हम देखते हैं आज का नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स में बताया जा रहा है 356, आर्टिकल 356। तो 356 क्या है, आर्टिकल 365 365, क्या, आर्टिकल 365। तो 365 जो है वो उसके बारे में क्या बताया गया है, इफ़ ए स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट ओबे, यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट्स कहना ना मान रहा हो, इंस्ट्रक्शन ना मान रहा हो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट्स कहना ना मान रहा हो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, देन इट इज़ एज्यूम दैट द स्टेट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो यह मान लिया जाता है कि स्टेट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से जो है ना वो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लग सकता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो वहाँ पे जो है ना वार्निंग आर्टिकल्स आ सकता है, 365 जो है ना उस स्टेट को वार्निंग भेज सकता है, ठीक है। 365 के तहत जो है वहाँ पे वार्निंग भेजा जा सकता है। इफ़ द स्टेट इग्नोर सेंटर डायरेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज़ कंसिडर्ड फेल्ड। तो वहाँ पे जो है ना वो सेंट्रल डायरेक्शन से अगर नहीं मान रहा हो तो यह मान लिया जाता है कि वहाँ के जो स्टेट है ना वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से चलने में फेल्यूर हो गया है, ठीक है। दिस कैन बी बिकम ए रीजन ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल्स। तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 के तहत जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल उस स्टेट पे लागू किया जा सकता है, ओके। चलो हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जज का रिटायरमेंट का एज क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज क्या होता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिटायरमेंट का एज होता है ना वो कितना होता है, बताओ सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज कितना होता है, 65 साल। कितना होता है, 65 साल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज होता है, ओके, याद रखना। अच्छा 62 साल किसको होता है, सो बताओ, 62 साल जो है वो किसको होता है, 62 साल किसका होता है ये बताओ। तो हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज जो है 62 साल होता है। किसका होता है, हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट का एज जो है वो 62 साल होता है। कितना होता है, 62 साल हाई कोर्ट का होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 65 साल, ओके।
आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से बताया गया है कि हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल के अंदर कितने लैंग्वेज को ऐड किया गया है, 8th शेड्यूल के अंदर कितने लैंग्वेज को ऐड किया गया है। ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 18, 20, 22, 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 22। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 22 लैंग्वेज जो है वो ऐड किया गया है 8th शेड्यूल के अंदर। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड टू इट। ओके, देखो यहाँ पे लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 22 लैंग्वेज जो है ना वो 8th शेड्यूल के अंदर ऐड किया गया है। किसके तहत, कौन सा अमेंडमेंट के तहत, कौन सा अमेंडमेंट के तहत, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट के तहत जो है ना, 92nd अमेंडमेंट के तहत जो है वो ऐड किया गया है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को, ठीक है, 8th शेड्यूल में। ओके, कब हुआ था 92nd अमेंडमेंट, तो कब हुआ था 2003 में, ठीक है, 2003। ओके, 2003 में, ठीक है। चलो हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि नीति आयोग रिप्लेस्ड बाय द प्लानिंग कमीशन इन। नीति आयोग जो है वो रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन। क्या 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 क्या, प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग रिप्लेस किया गया था प्लानिंग कमीशन के तहत। कब किया गया था, ये बताओ, कब किया गया था, किया कब गया था, 2015। याद रखना, 2015 में नीति आयोग जो नाम था ना उसको प्लानिंग कमीशन रिप्लेस कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। ओके, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब देखो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है वो कौन होता है, प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन जो है वो कौन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर। कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो हम देखते हैं इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता, अगर इमरजेंसी भी देश में लग गया हो फिर भी उस फंडामेंटल राइट को जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उस आर्टिकल के तहत हर एग्जाम्स में लगभग पूछ लिया गया है। तो बताओ कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो ये आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ जो है वो इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान भी। ओके, तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 21 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, थैंक यू। आज का इतना ही था MCQ, कल देखेंगे नेक्स्ट। ओके, आई टेक केयर।